पाकिस्तान को कल साउथ अफ्रीका के हाथों बहुत ही अफसोसनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो अफसोसनाक इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान जीतने की पोजीशन पे था और जीतने की पोजीशन से पाकिस्तान ये मैच हार गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान का वो डाउनफॉल आपको देखने को मिला? आखिर क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान तारीख रकम नहीं कर पाया? इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दो ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। पहला रीजन बैटिंग में था और दूसरा रीजन बॉलिंग की वजह से था। आइए सबसे पहले हम बैटिंग के बारे में बात करते हैं। दूसरी इनिंग जिसमें सऊद शकील बैटिंग कर रहे थे और 84 रन इन्होंने मारे, दूसरी तरफ दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिली सऊद शकील को, बल्कि जो बैटर्स थे वो बहुत ही फूलिश तरीके से अपनी विकेट थ्रो करके गए, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो सऊद शकील पे बढ़ता रहा, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो उनकी विकेट गिरी है वो एक फुल टॉस बॉल पे गिरी है। The rain around. Full toss and he's missed it. Oh wow, what a way to end a fantastic innings. लेकिन दूसरे एंड से आखिर उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिली, इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपने देखा हो कि बाबर और सऊद शकील के दरमियान बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है मैच अगर सऊद शकील और बाबर आजम की पार्टनरशिप काफी लंबी चले। लेकिन क्या होता है कि बाबर आजम अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं, बहुत ही फुलिश शॉट खेलते हैं, ऑफ स्टंप की तरफ बॉल आती है उसको एरियल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं बनिस्बत के वो ग्राउंडेड शॉट खेलें। और उनके बाद जो आने वाले बैटर हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने भी अपनी विकेट एक तरीके से थ्रो ही की है। आगे निकल गए थे, शॉर्ट बॉल मार्को जॉनसन ने कराई और उस पर जज्बाती होके मारना चाह रहे थे बॉल और उन्होंने अपनी विकेट गवा दी, कॉट बिहाइंड हो गए। और इसी तरीके से सलमान अली आगा और आमिर जमाल ने भी किया। सलमान अली आगा की तरफ जो बॉल आई थी वो ऑफ स्टंप की तरफ बॉल आई थी, बहुत ही लूज शॉट खेलने अगेन ये भी गए, इन्होंने कवर ड्राइव मारने जा रहे थे और बैट काफ़ी दूर था। मज़े की बात ये कि अगर कवर ड्राइव मार रहे हैं तो बैट इतना दूर नहीं होता बॉडी से, लेकिन उनका जो बैट था वो काफ़ी दूर था बॉडी से। इस तरीके से अगर कहा जाए तो उन्होंने अपना बैट हैंग किया है और वो भी ऐसे लग के कॉट बिहाइंड हो गए। बहुत ही लूज टैक्टिक्स थी और सलमान अली अगर पहली जो इनिंग थी बैटिंग की उसमें भी बहुत ही अजीब तरीके से आउट हुए थे। ऑफ स्टंप के तरफ अगेन बॉल आई थी और जैसे हमने देखा कि T20 में जब टेल एंडर्स आते हैं या कोई भी टेल एंडर्स आते हैं वो इस तरीके से लपेड़ा मारते हैं, अगर हम देसी टर्म्स में कहें। ऑफ स्टंप की तरफ बॉल आ रही थी और आगा सलमान ने उसको लेग की तरफ हिट करने की कोशिश की और वो कैच आउट हो गए। तो ये पहली इनिंग में भी उन्होंने सेम गलती की और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने सेम गलती की। और फिर आमिर जमाल को जो बॉल पड़ी थी वो एक शॉर्ट बॉल थी, हुक करने वो गए और उन्होंने ट्रैप में अपने आप को फंसा लिया। जो ट्रैप साउथ अफ्रीका ने उनके लिए प्लेस किया था मिड विकेट और फाइन लेग पे फील्डर्स उनके लिए प्लेस थे ऑलरेडी और उन्होंने मिड विकेट की तरफ बॉल को फेंक दिया और वो कैच आउट हो गए। तो हमारे जो 4 बैट्समैन हैं वो इसी तरीके से आउट हुए कि उन्होंने अपनी जो विकेट है वो खुद गिफ्ट की है साउथ अफ्रीका को। लेकिन टेस्ट मैच का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या मांग होती है, वो ये होती है कि आपके अंदर टेम्परामेंट हो, आपके अंदर पेशेंस हो, आपके अंदर गेम अवेयरनेस हो। लेकिन ये सब हमें पाकिस्तानी बैट्समैन में नहीं देखने को मिला। मतलब उसी टेम्परामेंट से खेला जिस तरीके से T20 और ओडीआई क्रिकेट खेली जाती है, बट वो टेम्परामेंट हमें नहीं दिखा जो टेस्ट में टेस्ट बैटर्स जिस तरीके से खेलते हैं। किस बॉलर को किस बॉल पे कब और कहाँ हिट करना है, ग्राउंडेड शॉट मारना है या एरियल शॉट मारना है, कब मारना है, ये सब पता होना चाहिए एक टेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन को, जो हमारी टीम ने उस दिन लैग किया था। दूसरा जो पॉइंट था वो था बॉलिंग का। बॉलिंग में भी हमने एरर किया, वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। दोनों इनिंग में जब हमने बॉलिंग कराई है उसमें हमने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, हमने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन मसला क्या हुआ, जब 8 विकेटें गिरी उसके बाद हमने बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगवा दी और उसकी वजह से पूरा मैच हमने कॉस्ट किया। उसके बाद जो आखिरी 2 विकेटों में रन्स पड़े थे वो थे 88 रन्स एक तरीके से हमें एक्स्ट्रा पड़ गए। उसके बाद जो दूसरी इनिंग जिसमें हमने बॉलिंग कराई है उसमें अगेन हमने 8 विकेटें बहुत ही जल्दी ले ली थी, 99 पे 8 आउट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद हमने
तकरीबन 51 रन्स एक्स्ट्रा दे दिए। मतलब मैं एक्स्ट्रा ही कहूँगा क्योंकि जो आखिरी पार्टनरशिप है उसको आप ब्रेक नहीं कर पाए, उसको ब्रेक नहीं कर पाए। सबसे पहले अगर आपको मैं एक चीज़ याद दिलाऊँ कि हमारी जो पहली बॉलिंग स्ट्रेंथ होती थी हमारी, अगर आप वकार यूनुस इवन वसीम अकरम के दौर में भी चले जाएँ तो उसमें टेल एंडर्स को ज़्यादातर टाइम नहीं दिया जाता था, उन पर कॉन्स्टेंट प्रेशर डाल के रखा जाता था। उनको बॉल्स जो कराई जाती थी वो यॉर्कर होती थी, वो बाउंसर्स होती थी, डायरेक्ट जो फेस पे लगे, मतलब इस तरीके से फुल कोशिश की जाती थी और प्रेशर रखा जाता था टेल एंडर्स पे ताकि वो लंबी पार्टनरशिप क्रिएट ही नहीं कर पाए और जल्द ही आउट हो जाए और इसी तरीके से पूरी बैटिंग कोलैप्स हो। और इवन अभी अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के खिलाफ उसमें जो आखिरी दिन था, जो आज का दिन था जिसमें एंड में इंडिया की जो विकेट्स गिरी हैं, अगर आप उस पर गौर करें तो एंड में टेल एंडर्स पे प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है, फील्ड प्लेसमेंट से, बॉलिंग से कांस्टेंट प्रेशर टेल एंडर्स पर रखा गया, जिसकी वजह से टेल एंडर्स भी पार्टनरशिप नहीं क्रिएट कर पाए इंडिया के। तो यही स्ट्रेटजी होती है पूरी दुनिया जो करती है। इवन अब मैं ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ये स्पेशली प्लान करती है। इवन जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी लास्ट ईयर तो उसमें इवन आमिर जमाल ने ये बताई थी बात कि जब आखिर में टेल एंडर्स बैटिंग करने आते हैं तो उनको ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स लगातार शॉर्ट बॉल करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग देखें तो उसमें 8 विकेटों के बाद ना ही कोई शॉर्ट बॉल कराई गई, कोई फास्ट शॉर्ट बॉल नहीं थी, ना ही कोई यॉर्कर कराई गई, बल्कि पूरे मैच में कोई यॉर्कर नहीं कराई गई हमारे फास्ट बॉलर्स में से। और इवन एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि हम मोहम्मद अब्बास के अलावा हमारे कोई भी जो फास्ट बॉलर थे उनमें से किसी ने भी कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग नहीं करवाई। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में उसूल क्या होता है। टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन खुद अपनी विकेट गिफ्ट ही नहीं करता, यही ट्रेनिंग होती है टेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन की। लेकिन जो बॉलर का जो रोल होता है, बॉलर का ये रोल होता है कि वो विकेट को छीनता है। और वो कैसे छीनता है? वो ट्रैप करता है बैट्समैन को। अब वो कैसे ट्रैप करता है, ये सवाल आपके दिल में आ रहा होगा। वो ऐसे ट्रैप करता है बैट्समैन को कि वो एक ही लाइन और लेंथ पे बॉल को पिच करता है और वहीं से इन स्विंग करता है और कभी आउट स्विंग करता है। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स में हमें वो खूबी नहीं दिखी सिवाय अब्बास के। हमें ये दिखा कि नसीम शाह के अंदर भी वो क्वालिटी नहीं है। लेकिन खुर्रम शहजाद की अगर बात करें, खुर्रम शहजाद के अंदर क्वालिटी तो है, लेकिन खुर्रम शहजाद को वो अपनी क्वालिटी और ज़्यादा पॉलिश करनी है, हल्की सी इन स्विंग सीखनी है और हल्की सी अपनी जो बॉल को कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे पिच करने वाली क्वालिटी है वो भी हल्की सी इंप्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन नसीम शाह को जो हमने टेस्ट क्रिकेटर बनाया हुआ है, क्या वो सही डिसीजन है? नसीम शाह के अगर एक्शन को देखें तो वो एक्शन सपोर्ट करता है आउट स्विंग को और वो काफ़ी अच्छी आउट स्विंग कर लेते हैं और न्यू बॉल से काफ़ी अच्छी आउट स्विंग कर लेते हैं। लेकिन उनके अंदर इन स्विंग कराने की एबिलिटी ही नहीं है, जबकि वो 6 साल का उनका टेन्योर इंटरनेशनल क्रिकेट का और अभी तक वो ये स्किल नहीं सीखे और ना ही तो उनके अंदर स्विंग अपनी आउट स्विंग कंट्रोल करने की भी एबिलिटी नहीं है और ना ही तो उनके अंदर बॉल को सही जगह पिच करने की एबिलिटी है, क्योंकि उनकी जो बॉल है वो बहुत विविड होती है। कभी वो किसी डायरेक्शन पे बॉल पिच होती है, कभी किसी जगह पिच होती है। तो ये टेस्ट क्रिकेट में ये तरीका नहीं होता बॉलिंग करने का, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक रूल होता है। टेस्ट क्रिकेट में जो बैट्समैन होते हैं वो आपको विकेट आसानी से लेने नहीं देते, वो अपनी विकेट बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन जो बॉलर होता है, बॉलर का रोल ये होता है कि वो विकेट को छीने और वो हमें पाकिस्तानी बॉलर्स के अंदर नहीं दिखी ये चीज़। एंड इवन रबाडा, पैट कमिंस, हेजलवुड, बाकी जो आपके बड़े बॉलर्स हैं वो उनको ये मालूम है कि किस तरीके से बैट्समैन से उनकी विकेट को छीनना है, किस तरीके से उन बैट्समैन को ट्रैप करना है। चलिए तो बॉलिंग एरर्स हो गए। एक और एरर था जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी हॉट डिबेट्स भी हो रही इस बारे में। वो ये था कि शान मसूद की कैप्टनसी की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में उनका कैप्टनसी का टेन्योर स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया में उनकी कैप्टनसी वो इतनी आला थी कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो समझना शुरू हो गए थे कि जो पाकिस्तान की टीम की किस्मत है ना अब वो बदल गई है, क्योंकि शान मसूद अब कैप्टन है। लेकिन शान मसूद की शायद खुद की भी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही टेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी कैप्टनसी की और प्रो एक्टिव कैप्टन साबित हुए थे उस सीरीज़ में। लेकिन उसी के बाद कुछ महीनों बाद जब बांग्लादेश की सीरीज़ होती है, बांग्लादेश की सीरीज़ में उनकी बहुत ही पैथेटिक कैप्टनसी थी और जो इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी कैप्टनसी थी वो बांग्लादेश से तो बेहतर थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया वाली कैप्टनसी के लेवल पे नहीं थी। और इस दफ़ा जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ थी उस पर भी काफ़ी बातचीत हो रही है और लोग यही कह रहे हैं कि इस दफ़ा भी उनकी कैप्टनसी सही नहीं थी। लेकिन उससे पहले कि हम कैप्टनसी पे डिस्कस करें, सबसे पहले एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि क्या शान मसूद के डिसीजन इतने भारी थे, इतने बड़े थे कि पाकिस्तान टीम जीतने की पोजीशन से हारने की पोजीशन पे आ गई? और इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शान मसूद के आखिर डिसीजंस थे क्या
और स्पेसिफिकली जो गलत डिसीजंस थे। शान मसूद का जो पहला गलत डिसीजन था वो था टीम सिलेक्शन पे हम आखिर में बात करेंगे। दूसरी जो चीज़ थी वो थी कि जब शान मसूद ने आमिर जमाल को इंट्रोड्यूस करवाया। शान मसूद ने आमिर जमाल को जब इंट्रोड्यूस कराया जब 15 रन रह गए थे और आमिर जमाल ने उस पूरी इनिंग में एक भी ओवर नहीं करवाया हुआ था। अब आमिर जमाल एक ऑलराउंडर हैं और उन्होंने जब पूरी इनिंग में एक भी ओवर नहीं करवाया हुआ है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आते के साथ विकेट्स ले लेंगे। क्या वो कोई हिस्ट्री के बहुत बड़े बॉलर हैं कि वो आते के साथ ही एक क्रूशियल सिचुएशन पे आपके लिए अच्छे साबित होंगे? ये बात हमें समझना है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन तो था वो शान मसूद की तरफ से, लेकिन बहुत ही गलत डिसीजन था। अब उसकी जगह आपको क्या डिसीजन लेना था, वो ये लेना था कि आप खुर्रम शहजाद को लेकर आते। लेकिन यहाँ भी एक सवाल बनता है, वो सवाल ये है कि क्या अगर हम खुर्रम शहजाद को आमिर जमाल की जगह लेकर भी आ जाते तो क्या खुर्रम शहजाद वो मैच हमारे लिए बचा सकते? क्या वो 2 विकेटें एक ओवर में ले सकते थे? मैं इस चीज़ को ओवर एक्सपेक्टेशन का नाम देता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि खुर्रम शहजाद की मैंने आपको कुछ खामियां बताई जो उनको इम्प्रूव करनी है, तो वो क्या मार्को जेनसन और कजिसो रबाडा जैसे बैट्समैन को आउट कर पाते, ये सोचना एक ओवर एक्सपेक्टेशन जो है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमको अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना चाहिए। तो ज़रूर आपको वहाँ पे खुर्रम शहजाद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था कि खुर्रम शहजाद लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो कजिसो रबाडा जो कि लेफ्ट हैंडर है तो उनके खिलाफ अच्छे साबित हो सकते थे खुर्रम शहजाद, और इसी वजह से शान मसूद को खुर्रम शहजाद को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था। मैं भी इस चीज़ पे 100% एग्री करता हूँ। शान मसूद की साउथ अफ्रीका सीरीज़ में जो कैप्टनसी थी वो अच्छी नहीं रही, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं रही जिस तरीके से बात की जा रही है। क्यों, इस बारे में आपको बताता हूँ। साउथ अफ्रीकन कंडीशंस को बॉलर्स के लिए पैराडाइज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बॉल बाउंस होती है, बॉल ज़्यादा स्विंग होती है, सीम होती है। वहाँ पे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स। और हमारे पास हम लोग जो बॉलर्स लेकर गए थे उन पर हमें काफ़ी एतमाद भी था, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद। लेकिन वो अब्बास के अलावा तो बाकी 2 इफेक्टिव नहीं रहे ज़्यादा जितना उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी। और नसीम शाह अभी फुली फिट भी नहीं है और ना ही फॉर्म में है, और चैंपियंस ट्रॉफी करीब है और उनकी फॉर्म और फिटनेस वापसी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीम के लिए, क्योंकि ओडीआई के वो फिर भी बेहतर बॉलर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जहाँ पे आपके टेम्परामेंट, आपकी स्किल्स, आपका पेशेंस, आपका कंट्रोल बॉल पे वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि नाम ही टेस्ट क्रिकेट है। तो वहाँ पे नसीम शाह की शायद जगह नहीं बनती, और अब हमें नया क्या रिप्लेसमेंट हमें चूज करना चाहिए, और वो है मीर हमजा। और ये जो रिप्लेसमेंट है ये बनती भी है, क्योंकि मीर हमजा की काफ़ी परफॉर्मेंस है, जब भी उनको मौका मिलता है वो परफॉर्म करके देते हैं। और ख़ास के जब सैना कंडीशंस हो, जहाँ पे बहुत स्विंग हो रही होती है, सीम हो रही होती है, वहाँ पे मीर हमजा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो जो चीज़ है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो ये है कि हम मीर हमजा को अपनी टीम में लेकर आएँ। और ये मैंने आपको बात की थी कि टीम सिलेक्शन की एरर शान मसूद की कैप्टनसी में देखने को मिली, वो यही थी कि आप मीर हमजा को लेकर आए नसीम शाह की जगह। और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि आप आमिर जमाल को आपने खिलाया, तो आमिर जमाल का क्या रोल है टीम में, वो ये बात समझ नहीं आती। अगर उनकी बैटिंग उठा के देख लें तो सिवाय ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने 80+ रन किए थे उसके अलावा कोई और बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, बल्कि और फुलिश शॉट्स खेल के वो आउट हो रहे होते हैं। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी कोई हमें परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिली उनकी तरफ से। तो उनसे बेटर ऑप्शन क्या नुमान अली नहीं थे, जो कि बैटिंग अच्छी करना जानते हैं। और बैटिंग अच्छी करने के मुराद क्या है, वो ये है कि आप सिली शॉट्स खेल के आउट नहीं हो, आप एरिया शॉट्स खेलने में लग जाओ और आप आउट हो जाओ। ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होता बैटिंग में, टेस्ट क्रिकेट में। आपको डॉट बॉल्स खेलना आनी चाहिए, आपको स्ट्राइक रोटेशन करनी आनी चाहिए, और आपका टेम्परामेंट टेस्ट क्रिकेट वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे सौशकील के साथ एक वो बैट्समैन खड़ा होता है जो कि एक लंबी इनिंग खेल सकता है, जो कि स्ट्राइक रोटेशन कर सकता है और फुलिश शॉट्स नहीं खेलता, तो वहाँ पे शकील को काफ़ी सपोर्ट होती और लंबी पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती थी, जो कि मेरे ख्याल में नुमान अली कर सकते थे। और दूसरा बॉलिंग में, बेशक साउथ अफ्रीका में स्पिन को बहुत ज़्यादा प्रोमोट नहीं किया जाता कि मतलब साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में, लेकिन आप इस बात से गुमराह ना हो कि साउथ अफ्रीका अपने साथ स्पिनर लेके नहीं गया। वो इस वजह से लेके नहीं गया था क्योंकि पाकिस्तानी जो बैट्समैन है वो फिर भी स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक स्पिनर जरूर लेके जाना चाहिए था, खासकर नुमान अली, क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं। वो इस वजह से क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स पे काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रगल करते हैं, खासकर जो आप मार्करम हैं जिनकी दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान के खिलाफ। और अगर उनकी जगह आप कोई स्पिनर लगाते, सलमान अली आ गया, नुमान अली को आप अगर खिलाते तो लेकर आ सकते थे और वो इफेक्टिव होते। लेकिन असल बात यह है कि हमें ये क्लियर किया जाए कि क्या
शान मसूद ये डिसीजन कर रहे हैं टीम सिलेक्शन के ऊपर या ये आकिब जावेद कर रहे हैं? क्योंकि आकिब जावेद का तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है टीम पे, तो टीम सिलेक्शन की जो सवाल है ना वो सिर्फ शान मसूद से नहीं पूछना चाहिए, वो आकिब जावेद से पूछना चाहिए आपको खास के, क्योंकि अभी ऐसा ही लग रहा है कि उनके पास पूरा कंट्रोल है, 100% अभी कंट्रोल लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा बैटिंग में जो हमने एरर्स किए हैं, हमने सिली शॉट्स मार के अपनी विकेट को गंवाया है, वो हमें अब ख़त्म करना पड़ेगा। खासकर जो हमारे बैट्समैन बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुए, रिजवान, सलमान याकर और आमिर जमाल आउट हुए हैं, इस तरीके से हमें ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके जो साइम अयूब हैं, साइम अयूब एक अच्छी बॉल पे आउट हुए, अगर उस तरीके से आप आउट हो रहे हो तो फिर भी समझ आता है, लेकिन अगर आप सिली तरीके से आउट हो रहे हो, सिली शॉट्स मार के आउट हो रहे हो, तो ये बात एक्सेप्टेबल है ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में। तो खैर उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें पाकिस्तान इम्प्रूव करे। पहला मैच तो हम हार गए हैं, लेकिन दूसरा मैच किसी भी हाल में हम जीतें और इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके ये मैच अपने नाम करें हम, क्योंकि पाकिस्तान हम चाहते हैं कि डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहे। इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।